नमस्कार, एबीपी नेटवर्क के इस मंच पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कहते हैं आवाज़ जब रूह सी होती है तो अल्फाज सीधे दिल में उतर आते हैं। कुछ वक्त पहले की बात है, एक 8-9 साल का बच्चा था, रियलिटी शो के मंच पर पहुंचा और अपनी जादुई आवाज़ से पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। और फिर आज वही आवाज़ सरहद पार तक अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग मकाम हासिल कर चुकी है। वो दौर जब बहुत शोर शराबे वाला म्यूजिक अपनी जगह बनाए हुए था, ये फनकार आते हैं और आपको, हमें अपनी मखमली आवाज़ से मोहब्बत करना सिखाते हैं। कभी चुपके से बुदबुदाते हैं, बोल दो ना ज़रा, और कभी पहले प्यार की रोमानियत से हम सबको तारुफ करवा जाते हैं। तो जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस हरफन मौला फनकार अरमान मलिक का। दिलों की धड़कन है, किंग ऑफ मेलोडी हैं और यकीनन हम सब के चहेते हैं। बहुत स्वागत है आपका अरमान। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, स्टेज पे हूँ, और बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन था। ऐसा किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं किया होगा मेरा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, मैंने ये सुना है, आप लोग बताइएगा ज़रा, कि एक गायक जो है वो सुरों के मामले में जितना गले से पक्का होता है उससे ज़्यादा कान से पक्का होता है। तो यहाँ ये जो तालियां बजी हैं, ज़रा एक बार फिर से तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। इन तालियों में वो बेसब्रियां वाला जो नोट्स है वो पकड़ पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं वो बेसब्रियां? सब सुनाई दे रहा है मुझे। तो ज़रा सा बेसब्रियों को करार दे दिया जाए। शुरुआत बेसब्रियों को करार देते हुए इस ऑडियंस के लिए प्लीज़। आपका फेवरेट गाना कौन सा है, ये वाला या कुछ और? बेसब्रियां। बेसब्रियां, ठीक है, ओके। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ, बेसब्रियां बेसब्रियां। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। अरमान, बेसब्रियों से मैंने इस वजह से भी शुरुआत की है क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो बचपन का दौर था, एक छोटा सा बच्चा जब रियलिटी के मंच पर पहुंचा और मेहनत करके वो टॉप 10 में पहुंचता है, लेकिन अचानक से फिर वो बाहर हो जाता है। तो उस वक्त से वो बेसब्रियां मन में पली। अरमान के छोटे से मन का अरमान तब क्या था? एक्चुअली तो मैं उस शो पे बहुत रिलक्टेंटली गया था। अच्छा। मेरी मॉम है यहाँ पे ऑडियंस में। एवरीबॉडी प्लीज मेक सम नॉइज फॉर हर, ज्योति मलिक। ज्योति जी, अगर आप एक बार जरा सा प्लीज खड़ा हो जाएंगी तो ज्योति जी के लिए प्लीज जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ऑनर्ड टू हैव यू। तो मेरी मॉम का ये एक ख्वाहिश था कि अरमान अच्छा तो गाता है, लेकिन उसको आई थिंक हमें उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अच्छा। और एक ही ज़रिया था उस टाइम पे, रियलिटी शोज़ बहुत फेमस थे, और सारेगामापा लिटिल चैम्प्स जो शो था उसका पहला सीज़न उस साल होने जा रहा था। और दोनों ये 96 की बात? नहीं, ये 2005 की बात है। ओके। जहाँ आई थिंक मैं 9 साल या 10 साल का था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रियलिटी शो में भाग लूँगा, लेकिन मॉम ने मेरी एक एंट्री करा दी थी, ऑडिशन करा दी थी। और मेरा बस ये था कि ऑब्वियसली मैं मलिक ख़ानदान से ताल्लुकात रखता हूँ, 3rd जनरेशन हूँ, इतने अमेजिंग म्यूजिशियंस रहे हैं मेरे फैमिली में। मुझे ये था कि मैं अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने सबमिट भी किया अरमान फ्रॉम मुंबई। मैंने मलिक छोड़ दिया साइड में। मलिक लगाया नहीं, सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार लोग कुछ इम्प्रेशन होगा उनके माइंड में अगर मैं वो नाम उस तरीके से डालूंगा। मैंने सोचा कि यार अगर मैं भाग ले ही रहा हूँ तो मैं अपने सिंगिंग पे जज लोग मुझे करे, ना कि मैं इस फैमिली से ताल्लुकात रखता है जो भी है। एंड ऑडिशन पहला जो राउंड है वो क्लियर किया, फिर सेकंड राउंड क्लियर किया, और फिर टॉप 10 में था। एंड मुझे 8th पोजीशन पे मुझे आई थिंक एलिमिनेट किया गया था। उस दिन मैं बहुत सैड था, लेकिन मेरी मॉम ने कुछ उस स्टेज पे कहा था कि ये इस देश का सबसे बड़ा सिंगर बन के रहेगा। और मुझे नहीं पता था, मैं अपने मॉम को ऐसे देख रहा था और सोच रहा था कि यार मॉम में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि यार मैं तो सिर्फ गाना गा रहा हूँ, ये तो बोल रही कि मैं पूरे कंट्री का और दुनिया का नंबर 1 सिंगर होने वाला हूँ। लेकिन उनका जो एक कॉन्फिडेंस था
वो था सबसे बड़ा रीज़न फॉर मी टू कंटिन्यू एंड परस्यू दिस इन अ बिग वे एज अ करियर। तब तक मैं एड्स और जिंगल्स में गा चुका था, लेकिन फिल्मी जो गाने हैं वहाँ से शुरुआत हुई बॉलीवुड म्यूज़िक की। तारे ज़मीन पर में एक गाना था बम बम बोले, वो मेरा सबसे पहला था एज अ प्लेबैक सिंगर। एंड उसके बाद था मेरे बडी फ्रॉम द मूवी भूतनाथ। तो ये दो गाने थे जिसकी वजह से मेरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में एक एंट्री हुई। और फिर उसके बाद बेसब्रियाँ बढ़ती गई। मैंने सोचा कि यार मैं अच्छा कर तो रहा हूँ, इसमें और करना है मुझे, और गाना है मुझे। और वो उस बेसब्री की वजह से ही मैं आज इस मंच पे हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से वो जो आप बेसब्रियाँ जो गाना आपने जिस तरीके से शुरुआत की, आई थिंक इट सेट द टोन वेरी वेरी राइट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू, थैंक यू। तो आपकी जो मदर का रोल है वो आपको इस मकाम तक पहुंचाने में और एक सिंगर के तौर पर जो आपने हासिल किया उसमें हमें समझ में आता है जी। लेकिन अरमान एज अ सिंगर ये डिस्कवरी किसकी थी? मैं एक जगह देख रही थी तो उसमें ये था कि आपके दादा सरदार मलिक साहब वो बचपन में ही आपकी आवाज़ को सुनकर उनको लगता था कि आपकी आवाज़ में बिल्कुल वैसी मिठास है जैसे मुकेश साहब या मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मिठास है। तो डिस्कवरी क्या एक्चुअली दादा साहब ने की कि आप सिंगर बन सकते हैं? जी, मेरे दादा श्री सरदार मलिक साहब बहुत बड़े कंपोज़र रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के 60s में। उन्होंने एक्चुअली मुझे सुन के मेरे डैड को बताया था कि यार इसे कंपोज़र मत बनाना। अच्छा। हमारी फैमिली में कंपोज़र्स बहुत रहे हैं। अनु ताया भी कंपोज़र है, अनु मलिक। मेरे डैड कंपोज़र हैं, मेरे भाई कंपोज़र हैं। सो 3 कंपोज़र्स हैं ऑलरेडी फैमिली में। इसको ज़रूर सिंगर बनाना, इसमें वो एक सिंगिंग वाली खासियत है। एंड इसको कभी ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मत कराना, जो चाहिए होता है प्लेबैक सिंगिंग के लिए उतना ही कराना। उनकी एक छोटी सी एक फीडबैक थी जिस वजह से मेरे पापा ने फिर मुझे लाइट और सेमी क्लासिकल ट्रेनिंग में डाला। 2-3 गुरुज थे मेरे उस टाइम पे। सबसे पहली गुरु थी रीटा कौल मैम, एंड उसके बाद कादर मुस्तफ़ा खान साहब, हु इज़ उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब सन। तो यहाँ पे मेरी तालीम हुई इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। एंड बचपन से ही मुझे ऑलरेडी ये विजन था कि मैं सिंगर तो बनूंगा। और आवाज़ में है ऑब्वियसली एक कुछ चीज़ें आपको जीन्स में मिल जाती है, तो मुझे मेरे फैमिली के जीन्स बहुत स्ट्रांगली मिले। एंड कंपोजिंग ऑब्वियसली अमाल को बहुत एक कंपोजर वाली एक जो ब्लेसिंग होती है मेरे दादा की। अच्छा अरमान, जब छोटे थे तो कौन सा वो गाना था जो मतलब घर वाले कोई भी बाहर से आता है, यूजुअली ऐसा होता है ना कि कोई बाहर से आ रहा है तो देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा गाता है, तो आपको फौरन खड़ा कर दिया जाता था? वही जब आप बहुत छोटे से रहे होंगे 6, 7, 8 साल वाले में, या दादा जो बहुत पसंद करते थे आपकी आवाज़ में कोई गाना, उन्हें कभी सुनाया आपने? मेरे दादाजी का एक गाना था सारंगा तेरी याद में, जो मुकेश सर ने गाया था। तो वो ऑलवेज वो कहते थे कि यार 2 लाइन गा के सुना दो सबको। प्लीज 2 लाइन गा के सुना दीजिए। ये आपका बड़ा ट्रैप है, ये उनको ट्रैप कर रही हैं। एक लाइन में ये गाना सुना दो, वो गाना सुना दो, ठीक है मैं गाना 2 लाइन गा दूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। मिनी कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पे। आपकी मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया आपका। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रे हो, सारंगा तेरी याद में। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई में जो मैंने पहले कहा था ना, मखमली आवाज़, महसूस कीजिए ज़रा आप उस मखमली आवाज़ को। तो बचपन कैसा बीता? मतलब मोहम्मद रफ़ी और मुकेश साहब के गाने सुनते हुए बचपन बीता बिल्कुल, या फिर कुछ अलग किस्म के गाने भी अच्छे लगते थे? मुझे किशोर दा के भी गाने बहुत अमेजिंग लगते थे, लेकिन ऑब्वियसली रफ़ी साहब की एक मुझे लगता है मेरी जो एक टोनैलिटी है, जिस तरीके से मैं गाता हूँ, वो रफ़ी साहब के स्कूल के सिंगिंग की है। जैसे सोनू निगम सर भी हैं जो हु आई पर्सनली लव अ लॉट। तो बड़ा तो हुआ हूँ उनके गाने सुन के, लेकिन एक्चुअली मैं जिनके गानों से इंस्पायर हुआ था दैट वाज सोनू निगम सर। अच्छा। कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो, ये सब जो गाने थे आई थिंक उस टाइम पे आए थे जहाँ पे मैं
रियलिटी शो में भाग ले रहा था या मैं प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में एक छलांग मार रहा था. सो ही वॉज अ वेरी वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. मितवा भी उन्हीं का है? नहीं, दैट इज बाय शफकत अमानत अली. ओके. लेकिन आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी और आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, जब इंडस्ट्री में आपका ऑफिशियल एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ, जी. तो शायद आपने मितवा गाना चुना और आपने Yes. वो सुनाया. तो सोनू निगम इंस्पिरेशन थे इसीलिए, मतलब मैं ये समझना चाहती नहीं, हूँ उस रीजन से नहीं था. एक्चुअली वो एक कठिन गाना था इसलिए. हाँ. और एक्चुअली वो इंडस्ट्री के सामने मेरी पहली परफॉर्मेंस थी. अब देखिए, मैं पूरी रिसर्च करके आई हूँ और फिर मुझे बीच में जोड़ना पड़ेगा, सुना दीजिए तो आप कहेंगे ये ट्रैप है. ये ट्रैप नहीं है, ये आपकी जर्नी है. Of ये आपकी course. पूरी जर्नी का हिस्सा है. नहीं, मैं तो joke कर रहा था आपके थैंक यू सो मच. आपने बड़ा दबाव मुझ पर से हटा दिया. तो उस टाइम पे एक्चुअली शाहरुख सर को ट्रिब्यूट दे रहे थे हम. ओके. मुझे सुनने में आया कि वो भी आज जी जी बिल्कुल आने वाले हैं. तो इट वाज एन एसआर के ट्रिब्यूट. आई थिंक एक सेगमेंट था एंड मैंने चुना मितवा क्योंकि एक कठिन गाना है. बहुत मुश्किल गाना. और डैड ने कहा था ये एक रात है जो तुझे जमाना पड़ेगा सबके सामने. इंडस्ट्री है पूरी, उनको पता रहना चाहिए कि अरमान गाता कैसा है. एंड मेरे ऊपर ये सडनली एक प्रेशर आ गया कि यार डैड ने कहा है और इंडस्ट्री है ऑडियंस में और डैड मुझे देख रहे हैं, मैं डैड को देख रहा हूँ. अगर आप उस परफॉर्मेंस की वीडियो देखोगे, मैंने देखी है. मैं बहुत डरा डरा सा हूँ आंखों में. सिंगिंग सही से हो रही है लेकिन आंखों में एक डर है. लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री ने मुझे एक वार्मथ दिया और उनको एक लगा कि हाँ हमारी इंडस्ट्री में एक नई आवाज़ आई है, एक नया फनकार आया है. आई थिंक दैट फेल्ट रियली रियली ब्यूटीफुल आफ्टर दैट परफॉर्मेंस. अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मितवा की 2 लाइन गा दीजिए. Thank you. मैं आपसे लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि मितवा गाना, कठिन गाना जो आपने चुना, जी. उसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो जरा सा जरूर गुनगुनाइए, जो आपको सबसे मुश्किल उसका पार्ट लगता था. नहीं, मैं आज नहीं गाऊंगा वो. थोड़ा सा नेक्स्ट वाला गाना मैं खुद के गाने गाऊंगा. डोंट वरी. ओके, थैंक यू. चलिए आपके गानों पर आ जाते हैं. तो अब आपकी जो आज की पहचान है वो बिल्कुल एक किंग ऑफ रोमांस वाली आपकी पहचान किंग है. तो किंग एक ही है. हाँ. वो एसआर के सर है. एसआर के. चलिए, मुझे प्रिंस बोलते हैं. प्रिंस ऑफ रोमांस. Thank ठीक you. है. मैंने तो सोचा म्यूजिक के अंदर आपको किंग का ही दर्जा दे दिया जाए. ठीक है. तो प्रिंस ऑफ रोमांस, आपके जिस तरीके के गाने आए, ये आपने अपनी ब्रांडिंग कॉन्शियसली गानों के सिलेक्शन से बनाई या फिर ये सब कुछ फ्लो के साथ होता गया? थोड़ी चीज़ें फ्लो थी, थोड़ी चीज़ें बहुत कॉन्शियस थी. मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ मेरे गानों के साथ. अच्छा. मैं ऐसे गाने गाना चाहता हूँ जो ना कि सिर्फ एक ट्रेंड या वायरलिटी में रहे, बहुत सालों तक लोग उसे जाने पहचाने. आपने बहुत सारे गानों का जिक्र भी किया, बोल दो ना ज़रा. एक गाना ऐसा भी है, मैं रहूं या ना रहूं, जो लोगों के दिल में बहुत सालों से रहा है. 2015 या 2016 में रिलीज हुआ था, लेकिन 10 साल बाद भी आज लोग उन गानों को याद करते हैं. बहुत दर्द उस गाने में. सही बात है. सो आई थिंक मेरी एक कॉन्शियस एफर्ट रही है कि जो भी गाने मैं गाऊं वो दिल को छू जाए. ऑब्वियसली सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है एंड वो फिजल आउट ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार गाना थोड़े महीनों के लिए हिट हो जाता है, फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं उस गाने को. वैसे गाना आई डोंट बिलीव इन सिंगिंग दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स. आई बिलीव कि यार इटर्नल होना चाहिए. जैसे हम आज भी किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता दीदी के गाने गाते हैं, तो वैसे गाने गाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग करियर. आई वॉन्ट टू बी एबल टू सिंग टिल आई एम 80. सो तो मितवा पर तो बात नहीं बन पाई थी हम लोगों की, लेकिन अब बोल दो ना जरा, गा दो ना जरा. बेसिकली मैं तो बोल दो ना जरा कहूंगी आपसे. क्या Thank बात. you so much. शानदार. हाउ यू सुनील सर, हाउ यू? बहुत स्वागत है सुनील सर आपका. तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा म्यूजिकल सा अरमान के साथ परफॉर्मेंस चल रहा है सर. अरमान जो हैं वो अपनी जर्नी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं और अभी तक जिस तरीके की जर्नी अरमान की सामने निकल कर आई है, उसमें अरमान आपने परिवार के सदस्यों का जो जिक्र किया जी. अब जिस स्टेज में आप हैं, तो यहाँ एंट्री भाई की कर लेते हैं. ओके. अमाल का आपके करियर को शेप करने में आप क्या रोल देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान है. हाँ. मुझे लगता है हम दोनों भाइयों का जब भी कोलैबोरेशन होता है, वो गाने बहुत फेमस रहे हैं, बहुत लोगों के दिल के करीब रहे हैं. बोल दो ना ज़रा, बेसब्रियाँ, मैं हूँ हीरो तेरा, जिसमें अथिया का डेब्यू हुआ था, विच वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल मूवी फॉर ऑल ऑफ अस. सो आई थिंक हम दोनों की कॉम्बिनेशन लोग बहुत चाहते हैं.
मैंने जो भी हिट गाने गाए हैं उसमें 80% अमाल के ही रहे हैं. सो आई वुड डेफिनेटली से कि उनका बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा योगदान रहा है डेफिनेटली. लेकिन हम तो ये सुनते हैं कि अमाल जो है वो खूब रगड़ाई करते हैं आपकी स्टूडियो वो के भाई अंदर. है, हाँ. बड़ा भाई है, तो वो तो फाइट तो होगी स्टूडियो में. बहुत मेहनत करवाता है. एक गाना था चले आना करके जिसमें हमारी बहुत लड़ाई हुई थी. क्योंकि वो चाहते थे कि मैं और सो एक्चुअली वो गाना अजय देवगन सर पे था. एंड टेक्निकली अगर आप मेरी आवाज़ सुनते हो तो थोड़ी सी सॉफ्ट है. ओके. तो वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा बोल्ड गाऊं क्योंकि अजय सर के ऊपर है. तो ऑब्वियसली मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसके हिसाब से नहीं हो रहा था. तो हम दोनों के बीच में थोड़ा सा तो एक कितने फाइट हो कितने गया. टेक्स और कितना सब करना पड़ा और मैं ऑलमोस्ट स्टूडियो छोड़ने वाला था. ओ माय गॉड. उस बात तक पहुंच गई थी. लेकिन फिर जो डायरेक्टर साहब है लव रंजन सर, उन्होंने कहा कि भाई मैं जाता हूँ यहाँ से, तुम लोग दोनों भाई मुझे फाइनल गाना दे देना, बस डिलीवर कर देना. तो आई थिंक थोड़े टाइम के बाद मैंने फिर गुस्से में ना एक टेक में पूरा वो गाना गा दिया. तो गुस्से की वजह से वो और बोल्डनेस आ गई होगी अमाल आवाज में. ऐसा एक प्राणी है जो मुझे प्राणी. जो मुझे एक्चुअली थोड़ा चाबी मारता है एंड देन ही वांट्स मी टू गिव माय बेस्ट, व्हिच आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझसे वो एक एक्सट्रैक्ट कर पाते जो अमल करता है. वो मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक बड़ा भाई ही कर सकता है मेरे साथ. आपको चलाना आता है. okay. वो मुझे एंड तक पुश कर देता है ताकि मैं अपना सबसे बेस्ट दूं. तो अब बता दीजिए ना, फर्क तो सुनाइए ना हमें कि पहले आप कैसे गा रहे थे और फिर फाइनली कैसे गाया. इनका पूरा प्लान रहा है कि ये सब गाने हैं, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी और ये गाना अरमान गाएगा. बिल्कुल नहीं मेरे फ्लो, ये सिर्फ फ्लो में आ रहा है. नो डोंट वरी, मैं गाऊंगा ऑफ कोर्स. जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना. थैंक यू सो मच. 12 ज़बानों में आप गाना गाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, और हर लैंग्वेज का अपना नुआंस होता है, हर लैंग्वेज का अपना फ्लेवर होता है, और ख़ासतौर से जब आप गाना गा रहे हैं तो फिर वो सब पकड़ना कितना मुश्किल काम है. और ये कैसे कर लेते हैं. और वो क्या था वो बटा बम्मा देखिए मैंने गा दिया आपके चक्कर में. अब ज़रा सा वो बता दीजिए उसका मतलब क्या होता है. आप देख रहे हैं क्योंकि अभी तक पूरी तो हम सब स्ट्रैटेजी है उसकी धुन पर ही हम लोग सब उसके एकदम फिदा हैं यहाँ पर. मैं पहले बात करता हूँ उस गाने के बारे में. और फिर गुनगुनाऊंगा भी मैं वो गाना. गाऊंगा मैं, डोंट वरी. मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं वो गाना बिना गाए, डोंट वरी. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मैं एक इंडियन सिंगर हूँ, नॉट कि मैं सिर्फ हिंदी में गाता हूँ या एक कोई और 2-3 लैंग्वेजेस में गाता हूँ. बहुत गर्व की बात है फॉर मी एज अ सिंगर टू बी एबल टू रिप्रेजेंट माई कंट्री. 12 भाषाओं में गाना ऑब्वियसली ईजी नहीं है, लेकिन स्टेज पे मुझे टेलीप्रॉम्प्टर हेल्प कर लेता है. क्योंकि हम जब कहीं पे भी जाते हैं, कभी मैं बेंगलुरु जाता हूँ तो कन्नड़ा में मुझे गाना होता है, तो मेरी सेट लिस्ट वहाँ पे चेंज हो जाती है. थोड़े हिंदी होते हैं, थोड़े कन्नड़ा में होते हैं, थोड़े इंग्लिश में भी होते हैं. सो ऑब्वियसली आपने पूछा कि कैसे कर लेता हूँ मैं. बिल्कुल कैसे कर बचपन से मैं बहुत सारे भाषाओं में एड्स और जिंगल्स करता था, और उस वजह से एक अर्ली ट्रेनिंग रही थी लैंग्वेजेस की. और फिर मॉम खुद तेलुगु हैं तो उन थोड़ी सी हेल्प हो गई मुझे उस तरफ से भी. एंड उनकी एक ख्वाहिश थी कि अरमान एक बड़ा साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कुछ नाम कमाए. हाँ. उनकी एक वो ड्रीम थी. मॉम की ड्रीम्स बहुत सारे थी मेरे लिए. उन्होंने बोला टैलेंट है बच्चे में, लेकिन कहाँ पे अभी क्या करना है, अभी वो मैं डिज़ाइन बनाती हूँ. तो तेलुगु में उन्होंने लगा कि मुझे गाना चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग. मेरी पहली जो एक डेब्यू मूवी थी वो पवन कल्याण गारू के लिए मैंने गाना गाया. अच्छा. सबसे पहले. और फिर गाते गाते एक गाना आया जिसका नाम है बुट्टा बम्मा, जो आपने जिसका जिक्र किया अभी. दैट वाज फॉर अ मूवी कॉल्ड अल वैकुंठपुरमलो. अल्लू अर्जुन थे उसमें, पूजा हेगड़े थी. ये गाना उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना हो गया. उस टाइम पे जब गाया था मैंने, मुझे नहीं पता था. ये मैंने सवाल सोचा था आपसे पूछूंगी कि जब गा रहे थे तो क्या अंदाजा था कि इतना बड़ा मतलब ब्लॉकबस्टर चार्टबस्टर बनने वाला है. मैंने लिखा हुआ है सवाल, आप देख लीजिए. मैंने एक्चुअली होटल रूम में गाया वो गाना. सीरियसली? एग्जैक्टली. होटल रूम में? होटल बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है और कंपोजर को डिलीवर करना होता है फिल्म का गाना. तो जहाँ पे भी शो के बीच में हमें वक्त मिल जाए, हम लोग
उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरी स्टूडियो मेरे साथ ही आती है हर जगह। तो मैंने इसे होटल रूम में इस गाने को कंप्लीट किया था, बुट्टा बम्मा जिसका नाम है। तो अब जरा सा गुनगुना दीजिए। ठीक है, लिरिक्स नहीं है, थोड़ी भूल चूक हो जाएगी तो सॉरी मॉम। ఇంతకన్నా మంచి పోలికే దీనివే జిందగీకే అట్టబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అట్టబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जानदार, मजा आ गया। चलते चलते आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, प्लेबैक सिंगिंग या फिर इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स या फिर लाइव कॉन्सर्ट, सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों, सब कुछ चाहिए, दिल मांगे मोर। ऑफ कोर्स। मैं एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक ही चीज क्यों नहीं करते हो? ओके। मैं बोलता मैं सब कुछ अच्छे से करता हूँ तो क्यों नहीं करूँ मैं? मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी हमने अरिजीत सिंह को देखा, जो शायद आप इतना काम कर रहे होते एक बर्नआउट सा आप महसूस करने लगते हैं, या फिर प्लेबैक सिंगिंग में बहुत से एक्टर्स को ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्हें किसी के लिए गाना है Correct. तो उस लिहाज से आप बंध जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। प्लेबैक सिंगिंग एक तरीके का म्यूजिक है। इंडिपेंडेंट जो नॉन फिल्म जो गाने हैं, एल्बम्स हैं, और मैं इंग्लिश में भी गाता हूँ, तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो मुझे क्रिएटिवली बहुत सारी चीज़ करने को मिलती है, तो मैं एक्चुअली बोर नहीं हो जाता या बर्नआउट नहीं होता मुझे। जैसे आपने मुझे प्रीवियसली का ये पूछा भी था कि आप गाने बहुत सेलेक्टिवली आप करते हो, लेकिन जो भी करते हो मतलब बहुत ही शानदार करते अच्छे करते हो। तो वो ये एक स्ट्रैटेजी रही है मेरी, एंड टू नॉट डू सो मच कि मैं खुद को एक टाइम आया था जहाँ पे मुझे भी लगा था कि यार हाँ मुझे ब्रांच आउट करना है, मुझे अलग अलग चीज़ें करनी है, विच इज़ वाई इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक और लाइव शो परफॉर्मेंस तो हमारे करियर का हिस्सा तो होता ही है। विच मेरे लिए सबसे फुलफिलिंग चीज़ वही होती है जब मैं माइक किसी और को करूं और वो मेरे गानों के लिरिक्स मुझे वापस सुना के दे। सो आई थिंक वो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं तीनों में उतना ही फोकस रखता हूँ, उतना ही अपना जो प्यार है मुझे उन सब तीनों चीज़ों में ही है। देखिए, वक्त गवारा नहीं कर रहा है, लेकिन दिल अभी भरा नहीं। पर हाँ, ये मुझे जानकारी देनी होगी कि साहब सिंगल इंग्लिश अपनी रिलीज वो कंट्रोल लेकर आए थे 2020 में, जिसके लिए बाकायदा उनको MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड मिला, और ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं अरमान की, जिसके लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से आपको। चलते चलते बस एक टेस्ट जल्दी से दे जाइए, क्योंकि वो पहला प्यार वाला जो मामला था, वो शादी के बाद उस आवाज़ में कहीं कोई कमी तो नहीं आई है? और घर पर मैडम बैठी हुई होंगी, यहाँ मम्मी है, घर में मैडम है, उस टेस्ट का नतीजा मैं उन पर छोड़ दूंगी। बस पहला प्यार, उसी पर हम एंड करेंगे। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहाँ ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले, तू पहला प्यार है मेरा, तू पहला प्यार है मेरा। On this note, thank you so much Arman Malik for being so supportive. Thank you so much and all the Thanks a lot.